ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸੁਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਵਰ ਆਪਣੇ ਤਲਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੜਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पे बैठा है, घूम रहा है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी समाधान निकल जाए उतना ही अच्छा है। समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, तो उसको ऐड कर दे, उसको लिखने। तो तेवर तल कहिए या फिर एक तरीके नाल किसानां नूं समर्थन दिंदे जेजेपी दे लीडर नजर आ रहे ने। खैर, बीजेपी इस दे उत्ते भी स्टेटमेंट देने तो फिलहाल तां किनारा कर रही है। जवाहर यादव कुछ नहीं बोले सी। अगे वधदे ते हुण गल होवेगी केंद्र ते किसानां दे विचाले जो सब तो वड्डी इस समय बैठक वो जारी है। दिल्ली के विज्ञान भवन दे विच 1 घंटे तो ज्यादा समा हो चलिया कि मीटिंग जारी है ते देर शाम तक गलबात जारी रह सकती है। तुहानूं याद होएगा असीं लगातार जिक्र इस करके भी कर रहे हैं कि मीटिंग लंबी चल सकती है। ये 13 तरीक वाली मीटिंग नूं याद करके असीं अंदाजा लगा सकते हैं 13 नवंबर नूं दिवाली तो एक दिन पहला जिहड़ी मीटिंग हुई दिल्ली दे विच वो भी विज्ञान भवन च हुई सी। वो मीटिंग तकरीबन 6 तो 7 घंटे तक चली सी। खेतीबाड़ी मंत्री, रेल मंत्री मीटिंग कर रहे हैं। केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल ने। 35 किसान जथेबंदियों के आगू भी पहुंचे हुए ने। तुहानूं लैके चलदे हां ਸਿੰਘੂ बार्डर। इस समय किसानां दे वल्लों मीडिया दे नाल गलबात की जा रही है। आज भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने जो 3 तारीख की मीटिंग थी उसे 1 तारीख में किया कि हम किसानों के साथ वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 26 और 27 तारीख की जो कॉल थी ये AIKCC की थी। हमारे कन्वीनर VM सिंह जी बैठे हैं, इनके आह्वान पर ये कॉल थी और पूरे देश के किसान यहाँ जुटने थे, लेकिन ट्रेन बंद होने की वजह से सरकार ने कोरोना का बहाना लगाया कि दिल्ली में किसान ना आ जाए और ट्रेन जो चलनी थी वो नहीं चलने दी। अगर ये ट्रेन चल रही होती और कोरोना सरकार बहाना नहीं लगाती तो इस दिल्ली के अंदर पंजाब, हरियाणा ही नहीं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य प्रांतों से लाखों किसान यहाँ पे जुटना था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से इनविटेशन भेजा गया पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ये देश के किसानों की लड़ाई थी, लेकिन सरकार इसे आइसोलेट कर डिवीजन करना चाहती है। लेकिन देश का किसान एक है। आज उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, 1/4 1/4 आबादी इस देश की उत्तर प्रदेश के अंदर हो, इतना बड़ा प्रदेश हो, उत्तराखंड भी उसका हिस्सा है, लेकिन उसके बाद भी एक भी प्रतिनिधि को सरकार ने जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। और दूसरी रही बात कि हमारे जो कन्वीनर साहब हैं जिनकी कॉल पर हुआ था, तो ये दुर्भाग्य है। इस देश की सरकार लगातार धोखा दे रही है। पहले भी इन्विटेशन भेजा था
कृषि मंत्री और गोयल साहब ने, लेकिन टॉक करने से पहले ये कहा कि हमने तो आपको रेल ट्रैक खाली करने के लिए बुलाया है, मुद्दे पे बात बाद में होगी। लेकिन आज देश के किसान की निगाह सिर्फ इस समय ये टिकी है कि हमें तीनों कानून वापस होने से कम कोई समझौता हम नहीं करेंगे, और इसके लिए किसान अड़ा हुआ है, भले वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा किसानों का अभी रास्ते में लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चल रहा है, और आने वाले समय में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश का, क्योंकि बड़ा प्रांत है, उम्मीद है कि लाखों की संख्या में यहाँ किसान पहुंचेगा, लेकिन सरकार लगातार धोखा देने का काम कर रही है। तो इसलिए हम सब लोग साथी जो हैं, तमाम संगठन यहाँ पर आज मोबिलाइज हैं। आने वाले समय में हम बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो उत्तर प्रदेश से बड़ी आवाज उठेगी, उत्तराखंड से, और ये आवाज जो है देश की सरकार को हिलाने का काम करेगी। धन्यवाद। एक ही मिनट में अपनी बात हाँ, सरकार कहती है, अभी कल प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में कहा कि मैं गंगा के किनारे खड़े होकर कहा कि गंगा जल की तरह हम बिल्कुल पवित्र हैं, हम अपनी बात पर अड़िग है, किसान हम पर विश्वास करें। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, अभी परसों आपके गृह मंत्री जी अमित शाह कह रहे थे कि किसानों से आग्रह कर रहे थे कि किसान बुराड़ी मैदान पहुंचे, और किसानों को जो बुराड़ी मैदान पहुंचेंगे हमसे वार्ता करेंगे, जैसा भी अभी सिंह साहब ने कहा। आज आप उसी बात पर मुकर गए। 2014 में आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, उनकी सिफारिश से लागू करेंगे। जैसे ही सरकार बनी, सबसे पहले एफिडेविट भी आप ही ने दिया, आपकी सरकार ने दिया। तो हम आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लें कि एमएसपी जो आप कह रहे हैं कि मुझे मानी कि एमएसपी लागू रहेगी, एपीएमसी की सिस्टम लागू रहेगा। हमारा निवेदन यह है कि इनको, जब आपका मन साफ है, गंगा जल की तरह आप साफ हैं, तो इनको कानून में लिखित करने में आपको क्या आपत्ति है? हमारी यही तो मांग है। एमएसपी का प्रावधान आप जो चल रहा है हमारे, तो हर प्रत्येक फसल का, किसान की प्रत्येक उपज की एमएसपी निर्धारित हो, C2FL आधार पर, जो जस्टिस स्वामीनाथन ने अपनी सिफारिश में कहा था वो लागू हो। और जो एपीएमसी जो मंडी आप खत्म करना चाह रहे हैं, प्राइवेट मंडी आप लागू करना चाह रहे हैं, मैंने पढ़ा है, जो आदमी गेहूं की बाली में और जौ की बाली में फर्क नहीं कर सकता, जो इनका नेता फावड़ा कंधे पर रख के एक मेड़ पार नहीं कर सकता खेत की, वो भाषण दे रहा, हमें समझा रहा है एपीएमसी बार उसके बारे में। मेरा इसलिए निवेदन है, जो कहते हैं कि साहब किसानों को विश्वास करना चाहिए, कैसे विश्वास करें इन पे? तो मेरा भी आज निवेदन ये है कि हमारे नेता माननीय सरदार BM सिंह जी का निर्देश था, चूंकि आप कोरोना पीड़ित थे, हमारे सेनापति हैं, अगर हमारा सेनापति ही नहीं होगा तो सेना कैसे लड़ेगी? तो आज सारी सेना उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की सारी अपने घरों पर रुकी हुई है, इंतजार कर रही है, जैसे ही इशारा होगा तुरंत कूच करेंगे दिल्ली की तरफ। तो मैं इन्हें चेता देना चाहता हूं, जैसा कि अभी नेता BM सिंह जी ने कहा है कि अगर ये नहीं सुधरे, जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का इसको इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है, ये इन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। और मार्च में जैसा आपका निर्देश होगा, मार्च में इनको दिखा भी देंगे कि ताकत हमारी इससे कम नहीं है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो आपने कहा अभी विश्वास के बारे में, हम मोदी जी पे विश्वास क्यों करें? राजनाथ सिंह पे विश्वास क्यों करें? वो कह रहे एमएसपी का विश्वास कर लो। आज भी शायद मीटिंग में ये हो रहा है कि विश्वास करो, हम पे हम करेंगे, गंगा जल हो क्या हो। मोदी जी, आपको तो गंगा मां ने ही बुलाया था ना 2014 में उत्तर प्रदेश में। जैसे आपने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम जो है एमएसपी आपको देंगे C2 प्लस 50%, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया हल्फनामा के नहीं देंगे। मोदी जी 2017 में योगी को कोई नहीं जानता था, केवल नरेंद्र मोदी को जानता था, आप ही के नाम पे वोट पड़ा। और मोदी जी आपने क्या कहा था उस समय? पहला मेरा काम होगा मेरी सरकार का कि सबका कर्जा मुक्त होगा। किसका कर्जा मुक्त हुआ? किसी के 8 रुपए, किसी के 12 रुपए, किसी के 20 रुपए। कैसे विश्वास कर रहे हैं आपके? आपने फिर कहा था गन्ना किसानों को, जब BM सिंह वहां जीत के आया था, अखिलेश सरकार को झटका पड़ा था, तब कोर्ट ने कहा था कि आपके दोनों अध्यादेश जो हैं, आपके दोनों जो कैबिनेट डिसीजन हम खारिज कर रहे हैं, ब्याज देना पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार आई तो 14 दिन में पैसा मिलेगा गन्ने का, वरना ब्याज मिलेगा। आज मोदी जी 14 महीने हो गए हैं, पैसा भी नहीं मिला, और कोर्ट के कहने के बाद भी ब्याज नहीं मिला। तो मोदी जी, आपकी बात हम नहीं कर रहे, हम इसको पॉलिटिकल नहीं बना रहे, हम तो किसानों की बात करते हैं। पॉलिटिकल अगर बनाए ना तो फिर है कि 15 लाख बच्चों का कहां गया, चाइना में क्या कहा। वी डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट नॉनसेंस। हम केवल किसानों की बात करते हैं।
आप पे हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक बात के ऊपर भी खरे नहीं उतरे आप। इसलिए हमें चाहिए कानून। जो 2 प्राइवेट मेंबर बिल हमने रखे थे पार्लियामेंट के अंदर, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में, कर्जा मुक्ति का, और हमने रखा था गारंटी का, एमएसपी गारंटी का, आप उसको पास कर दो ना, लागू कर दो ना उसको। बड़ा क्लियर है, पूरे संगठनों का था वो, कि जो एमएसपी है रहेगी, गवर्नमेंट गारंटी करती है खरीद करने की, और अगर कोई उससे कम खरीदेगा देश के अंदर तो वो जेल जाएगा। जैसे मैं अगर डीजल कम खरीदूंगा जेल जाऊंगा, खाद कम खरीदूंगा रेट पे जेल जाऊंगा, बिजली कम पैसे पे मैं दे नहीं सकता, मिनिमम लेबर से कम मैं कर नहीं सकता, कीटनाशक गवर्नमेंट रेट से कम मैं कर नहीं सकता, उसी पे तो एमएसपी बनती है ना। जो हमारा जो लागत है उसके बेसिस पे एमएसपी होती है ना। तो जब हम कम नहीं कर सकते तो हमारा उपज को कम कैसे ले सकता है? इट्स लॉजिकल, ये पागलपन नहीं है। इसलिए बड़ा सीधा है कि आज की तारीख में हम लोग जो हैं अब समझ गए हैं, अब ये जुमलों की राजनीति नहीं चलेगी, अब किसान अपना हक लेके रहेगा। अब क्वेश्चंस कोई हों? जी, मेरे सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन 2 सवाल मैं करना चाहूंगा। पहला सवाल ये है कि आज 4 दिन हो गया इस बुराड़ी मैदान में किसान आंदोलन को, और दिल्ली के इतिहास में पहली बार इस जगह को प्रदर्शन के रूप में रखा गया है। क्या लगता है कि अभी तक आसार नजर नहीं आए हैं कि संवाद भारत सरकार अगर करे, आने वाले दिनों में क्या लगता है कि संवाद करेगी या नहीं करेगी? आपके जवाब के अनुसार था कि अभी तक उनके आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि वो संवाद के लिए आए, तो क्या उस स्थिति में यहाँ रहना जेलनुमा नहीं होगा? पहली चीज है, भारत सरकार अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है। आगे से मतलब कोई उन पे विश्वास ना करे। हम आए हैं अपनी मर्जी से, जिनको मैं बुला रहा हूं अपनी मर्जी से आ रहे हैं। अभी नेता आए सारे, अभी आपको 2,500-3 हजार लोग देख रहे होंगे आसपास, ज्यादा नहीं है। ये 2,500-3 हजार नेता हैं, जिसके कहने पे अगर 100 लोग भी अगर आ गए तो 2.5 लाख लोग हो गए। तो ये तो नेता आए हैं अभी, पर भारत सरकार को ये देखना है। और जेल की जहां बात कर रहे हो, काय का जेल? हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पर ये केवल इसलिए है क्योंकि आप हमें नजरअंदाज कर रहे हो, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को, बताने के लिए आपको, चेतावनी देने के लिए आपको कि आपकी जबान पे हम यहां पर आए, आप भी जबान पे अपनी अटल रहिए। बताने के लिए आए कि कल को तुम्हें भारत सरकार की जबान पे कोई विश्वास नहीं करेगा। कल को ये बताने के लिए आपने कोशिश की है कि आपको भी मालूम होना चाहिए, ये नहीं कि जो बरारी में बैठे हैं, जो आपकी बात मान रहे हैं, आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, वो गधे नहीं है, बेवकूफ नहीं है वो। और अगर हम लोग, अब मेरा खास तौर पे मेरा इतिहास बताता है कि जब लोग बसें जलाते थे, ट्रक जलाते थे, यहां से देहरादून आदमी 20-20 घंटे जैम में फंस जाता था। वीएम सिंह था, टकैत साहब से मैंने कहा था मैं ये नहीं होने दूंगा, कोर्ट से मैंने कराया, पूरा चेंज कराया है। आप चाहते हो हम भी उस रास्ते पे आए तो आएंगे ना, ये आपको देखना है। अगर आप फैलाना चाहते हो, गदर कराना चाहते हो तो करेंगे ना, फिर क्या दिक्कत है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन में ध्रुवीकरण नजर आ रहा है कि क्या हम उत्तर प्रदेश के किसान हैं, हम पंजाब के किसान हैं, हम हरियाणा के किसान हैं, उत्तर प्रदेश का किसान आया नहीं है, जब आएगा अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा, क्या ये ध्रुवीकरण में नहीं जा रहा है आंदोलन? नहीं, मैं आपको इसका उत्तर बड़े प्यार से देता हूं। हमने शुरू में कहा था तीर कहीं से लगे निशाना एक ही है, ठीक है। पर जैसे हमारे भाई ने जितेंद्र ने कहा कि गवर्नमेंट जो है इसके अंदर डिवीजन करना चाहती है। आप 6 पत्रकार हो, 10 पत्रकार हो, अभी 50 पत्रकार हो, आप ही से बात करना है ना। अगर मैं यहां से कहूं कि 2 से बात करूंगा, बाकी से नहीं करूंगा, तो कैसा लगेगा आपको? बताइए मुझे। नारेबाजी चालू होगी नहीं होगी? पर हमारी तब भी नारेबाजी नहीं है कि वो भी हमारे हैं, ये भी हमारे। मैंने कल कहा अय्यर कन्नू वहां बैठा है मद्रास में, राजू शेट्टी वहां बैठे हैं, उड़ीसा में अक्षय बैठे हैं, हर कहीं जहां जो लोग बैठे काम कर रहे हैं, हम तो सबको एक है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एक थी, एक है। मेरा एक आखिरी सवाल है छोटा सा, कि किसान खुले आसमान के नीचे बुराड़ी मैदान में है और एक तरफ सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, उस व्यवस्था में क्यों नहीं जा रहा किसान? कौन सी व्यवस्था? टेंट वगैरह जो सुविधाएं जो मैं क्लियर कर दूं पहले, जो आपको लग रहा है ये टेंट अमित शाह जी के टेंट नहीं है। जब जमीन मिली मुझे, मैं आया था यहाँ पर, और मुझे उस समय कुछ पंजाब के, हरियाणा के नेताओं ने भी फोन किया था कि भाई साहब एक इंतजाम कोई हो जाए तो बढ़िया है। हमने करके इंतजाम जब किया, उनसे कहने के बाद किया, उनकी बात के बाद किया, उनका नहीं मन किया आने का, उनके कारण नहीं का, वो उनको देखना है।
हमें अपना देखना कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैंने जब देखा कि इसमें हमारा हिसाब किताब कैसे बनेगा, तो दिल्ली गवर्नमेंट, अगर मैं होता मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कहता, भाजपा की हो, सपा की हो, किसकी भी हो, हमें मतलब नहीं उठता। गवर्नमेंट से हमने कहा ये दिल्ली गवर्नमेंट के लगे हैं, कोई पार्टी को हमें मतलब नहीं पड़ता, हमारा हक है गवर्नमेंट से मांगना, ये गवर्नमेंट के हैं। इसलिए जो है आज अगर लोगों को बहुत गलतफहमी है कि भाजपा ने बनाए हमारे लिए ये कर दिए, अरे भाजपा ने नहीं किए। नहीं, उसमें गलतफहमी ये आ रही है कि किसान उसमें क्यों नहीं आ रहा, किसान खुले में क्यों बैठा है? वो आप उनसे पूछिए, जो बैठा है उसको दंडित करना चाह रहे हो ना, जो बैठा है, जो आपकी बात मान रहा है, जो आ गया है, जिसने अपना इंतजाम कर लिया है, उसको दंड करो, उसको इन्विटेशन मत दो आने के लिए टॉक्स के लिए। यही तो खत्म है मामला, इसीलिए वो नहीं आ रहा होगा शायद। चलिए बहुत बहुत आपने पूछना ये भाइयों से पूछो, मैं मेरा लाइफ आपको अकेले बैठना पड़ेगा यहीं पर ही। हाँ, यही कर देंगे, टाइम नहीं एक्चुअली। आप किसानों से पूछो, ये जितने किसान नेता आए हैं किसान नहीं है ये सब। वो 1-to-1 गेस्ट के साथ, वो एंकर के साथ 1-to-1। हाँ सर, ये अभी तो पास है सर, एक मिनट थोड़ा अंदर करके लगा लेंगे प्लीज, स्वेटर के अंदर। आप लगा दो, एक मिनट आ जाइए जरा। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 35 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ यूपी ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। उधर किसान अंदोलन दे विच गायक भी लगातार अपना हिस्सा पा रहे हैं। पंजाबी गायक कंवर गरेवाल अते हरफ चिम्मा टिकरी बॉर्डर पहुंचे अते किसानां दे नाल धरना उन्हां दे वल्लों भी लगाया गया। बापू सामने खड़ा नूर ने समझ गया नूर और देश है, ये होश है, अन्ना दे असी धिया पुत है जो आ बैठे है। इस करके कायम हो जाओ, 80 भरे दिया बापे तो लेके थापड़ा तैनू जंगदा ऐलान नौजवान करूंगा, तैनू दिल्ली इकट्ठे परेशान करूंगा, पर फसलों के फैसले ਅੱਜ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਐਲਾਨ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਏਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਏਕੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਧੁੱਬਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੇ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਐਨ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਮਣਕੇ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲਹਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ। 70-80 ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵੀ 2-2 3-3 ਗੀਤ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇਚਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਲਬਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਸ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੂਠਾ ਦਈ ਜਾਓਗੇ ਗਲ ਤੇ ਦਈ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਹਿ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਵਿਧ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਣ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਦੀ ਲਹਿਰ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਲੜਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਪੜਾਅ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜਾਅ ਲੰਘਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਝਨੀਰ ਹੈ। ਝਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾਖੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੀਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜ ਮਾਖਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੂੰਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਆ, ਹਣ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਸਿਸ ਦੀ ਬਲੀ ਆ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਆ, ਹਣ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਸਿਸ ਦੀ ਬਲੀ ਆ। ਲੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਚੋਂ, ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਾ ਹੱਸ ਕੇ, ਹਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਾ ਹੱਸ ਕੇ, ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਹੱਸ ਕੇ। ਮੁੱਕਰੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੰਡਾ ਫੜਨਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੰਡਾ ਫੜਨਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ। ਲੈਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਐਸੀ ਹੀ ਜਹਾਨ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।